हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे सेकंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेटलर्जी में हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास? कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हाँ, किसी भी कंसनट्रेटेड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है बच्चों? कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन क्या होता है बच्चों? कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है, आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फिर मेटल क्या हो जाएगी बच्चों? मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, और मेटल मेल्ट नहीं होनी चाहिए अभी। तो हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज नोन एज कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में क्या करते हैं बच्चों? हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टेक्स प्लेस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या है बच्चों? दोनों ही प्रोसेस में मेल्टिंग पॉइंट से जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बट यहाँ पे क्या करते हैं? कैल्सिनेशन कैसे होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड रोस्टिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्रोसेस। नेक्स्ट है बच्चों, कैल्सिनेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट फॉर कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स ओर। ठीक है, ये सिर्फ कार्बोनेट और ऑक्साइड्स ओर्स के लिए किया जाता है, जबकि रोस्टिंग प्रोसेस किसके लिए किया जाता है बच्चों? सल्फाइड ओर्स के लिए। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कार्बोनेट्स के लिए होता है या फिर ऑक्साइड्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है बच्चों फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसे हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्साइड है बच्चों, सॉरी ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस और जिसका मॉइस्चर है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? Fe2O3 मतलब मेटल ऑक्साइड था, तो पहले भी मेटल ऑक्साइड ही, पर क्या था? हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड था। अब क्या बन गया बच्चों? ये प्योर मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा बच्चों इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में हमने कहा कि दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। तो कोई भी सल्फाइड ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया लेड सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 क्या है? इसकी प्रेजेंस है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है O2 को। ठीक है, गिव्स यहाँ पे लेड ऑक्साइड एंड सल्फर डाई ऑक्साइड। तो क्लियर है बच्चों ये चीज़ आपको? इस प्रोसेस में क्या होगा? रोस्टिंग के प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड, इवॉल्व्ड आउट। थर्ड है बच्चों इसमें मॉइस्चर एंड एनी ऑर्गेनिक मैटर इफ प्रेजेंट गेट्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर कोई हमारे पास और के साथ कोई मॉइस्चर प्रेजेंट होगा या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो कि रोस्टिंग मटेरियल में ये सबसे अच्छी बात होती है, जितनी भी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, एज़ यूजुअल हमारे पास जो सल्फाइड्स ओर्स होते हैं ना, उनके साथ क्या होती है? नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती ही होती है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में जो वो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती है, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़, वो भी क्या हो जाती है बच्चों? रिमूव हो जाती है। कैसे? नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड सल्फर आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड। देखो बच्चों, जो ये नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये तो नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में। ठीक है, ये वोलेटाइल नहीं होती, ये क्या होती है? नॉन वोलेटाइल इन नेचर। जबकि जब अगर हम इन्हें हीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, they are converted into their oxides and their oxides are volatile in nature.
ठीक है। अगर बच्चे ये वोलेटाइल है तो ये क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे ना, ठीक है। फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ऐसे ही आर्सेनिक का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, वोलेटाइल इन नेचर, और क्या हो जाएंगे बच्चों, एस्केप आउट हो जाएंगे। तो इट मीन्स रोस्टिंग के प्रोसेस में जितने भी हमारे पास नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड। तो ये थे बच्चों हमारे पास कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि जब हमें एक कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, आइदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, मीन्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ओर्स। अगर कार्बोनेट या ऑक्साइड्स हो रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे बच्चों, कैल्सिनेशन। अगर हमारे पास सल्फाइड हो रहा है तो बच्चों हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, रोस्टिंग। क्लियर है। तो अभी हमने लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर बिकम पोरस। ठीक है, जैसे ही हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं बच्चों तो जो हमारे पास ओर होता है ना वो क्या हो जाता है, पोरस इन नेचर। ठीक है, और पोरस हो जाएगा। पोरस और क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें से गैस निकल जाएगी ना बच्चों, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। ठीक है, उसमें पोर्स डेवलप हो जाएंगे। रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन रिवर्बिटरी फर्नेस। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रोस्टिंग हमेशा किस टाइप की फर्नेस में की जाती है, रिवर्बिटरी फर्नेस में की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। बट उस स्टेप को स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो हम यूज़ होगी हमारे पास बार बार उस स्टेप में यूज़ होंगी, थर्ड स्टेप में। तो देखो बच्चों वो टर्म्स कौन सी है, वो टर्म्स है स्लैग एंड फ्लक्स। अब वो क्या चीज़ होती है, इसको समझने के लिए एक चीज़ समझो। देखो बच्चों जो हमारे पास ओर होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओर में क्या होता है बच्चों, मेटल होती हैं और इम्प्योरिटीज़ होती है। ओर में क्या होते हैं, मेटल प्रेजेंट होती है और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी इम्प्योरिटीज़, रिफ्रैक्टरी इन नेचर। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है बच्चों इम्प्योरिटीज़ हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट आर नॉन एज रिफ्रैक्टरी इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो और इसे हम क्या कहते हैं, आपके पास जो रिफ्रैक्टरी इम्प्योरिटीज़ है वो अभी भी मेटल के साथ प्रेजेंट है, मतलब जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, वो फर्स्ट स्टेप में रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसमें तो क्या करते थे, ओर को कंसनट्रेटेड करते थे ना, मतलब और ठीक है, वहाँ से कुछ इम्प्योरिटीज़ थी उसको क्या कर देते थे, रिमूव। ओर तो बचा हुआ है ना अभी भी। ठीक है, तो ओर में फर्दर क्या होती है, मेटल और इम्प्योरिटीज़ उसके साथ भी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़। तो देखो इसमें पहले द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन एन ओर आर रिफ्रैक्टरी इन नेचर। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या बच्चों, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर नॉन फ्यूजिबल इन नेचर। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा एंड दे आर नॉन फ्यूजिबल इन नेचर, मतलब वो वहाँ पे फ्यूज़ नहीं होंगी, मेल्ट नहीं होंगी वो इम्प्योरिटीज़। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। उसके बाद है बच्चों हमारे पास, अब देखो जो हमारे पास रिफ्रैक्टरी इम्प्योरिटीज़ होंगी उसमें हम क्या करेंगे, तो रिफ्रैक्टरी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स हम बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो देखो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स इज़ अ सब्सटेंस विच कंबाइंस विद नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ टू फॉर्म अ फ्यूजिबल मास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ है ना उसके अंदर हम एक सब्सटेंस डालेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। फिर ये फ्लक्स इसको क्या करेगी, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी को क्या किस में कन्वर्ट कर देगी, एक फ्यूजिबल मास में। और जो वो फ्यूजिबल मास बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग। ठीक है, मतलब हमारे पास जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ है उसको फ्यूजिबल बनाने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस की एडिशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो देखो फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया है, अगेन फ्लक्स इज अ सब्सटेंस विच कंबाइंस विद नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ टू फॉर्म अ फ्यूजिबल मास इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, और जब ये नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ फ्लक्स के साथ कंबाइन करके फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग। स्लैग फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। क्लियर आई, क्लियर समझ में आई। अब देखो बच्चों स्लैग क्या होता है, स्लैग इज द फ्यूजिबल मास फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्लैग। द फ्यूजिबल मास फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्लैग। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करते हैं
टाइप्स ऑफ फ्लक्स फ्लक्स में बी एसिडिक और मे बी बेसिक इन नेचर। टू टाइप्स की फ्लक्स होती है हमारे पास, एसिडिक एंड बेसिक। तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, अगर इम्प्योरिटीज़ हो बेसिक इन नेचर तब तो हम यूज़ करेंगे एसिडिक फ्लक्स को, अगर इम्प्योरिटीज़ हो एसिडिक इन नेचर तो हम फ्लक्स यूज़ करेंगे बेसिक फ्लक्स को। अब वो कौन कौन सी हैं, कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, आओ इसे देखते हैं। एसिडिक फ्लक्स इज़ यूज्ड व्हेन इम्प्योरिटीज़ आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिलिका बच्चों एसिडिक होता है, ठीक है, सिलिका क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। जब बेसिक इम्प्योरिटीज़ है तो सिलिका को ऐड कर दो तो वो क्या कर देगा, उस आपकी फ्लक्स को, ठीक है, उस इम्प्योरिटी को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक फ्यूजिबल मास में। बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड व्हेन इम्प्योरिटीज़ आर एसिडिक इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन इज अ एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फ्लक्स। अब देखो कहाँ पे यूज़ होता है एसिडिक फ्लक्स, सिलिका, इट इज़ यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो वहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड होता है, मतलब फेरस ऑक्साइड होता है, वो मेन इम्प्योरिटी होती है, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इट मीन्स फेरस ऑक्साइड विच एक्ट एज अ इम्प्योरिटी हेयर इज बेसिक इन नेचर, एंड दैट्स वाई वी रिक्वायर एसिडिक फ्लक्स, ठीक है, इज अ मेन इम्प्योरिटी विच इज़ बेसिक इन नेचर एंड देयरफॉर एन एसिडिक फ्लक्स इज यूज्ड। अगर एसिडिक फ्लक्स को बच्चे हम यूज़ करेंगे तो देखो क्या बनते हैं, जनरली हमारे पास जो स्लैग्स होते हैं ना उसमें सिलिकेट्स बनते हैं,